सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2019 प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपका 8 जनवरी 2020 को आया था। इसकी परीक्षा की तिथि है। वहाँ पर मैंने बाल विकास का, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बाल विकास जितना भी 30 क्वेश्चन पूछे गए थे सारे कवर कर दिए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सेकंड पोर्शन उसका हिंदी का, ठीक है ना, सेकंड पोर्शन उसका पार्ट सेकंड हिंदी का यहाँ पर मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे पहले के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 31 से लेकर के यहाँ पर 60 नंबर तक आपके क्वेश्चन होंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, सारा कुछ डिटेल में आप सभी को बताया जाएगा उन क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया क्वेश्चन, फटाफट अंदाज में क्वेश्चन को देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। यहां पर प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा? लक्ष्य, हेतु, नियोजन या फिर उद्देश्य। 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे। बिल्कुल भाई, जितने भी साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, जितने भी साथी हमारे किसके साइड जा रहे हैं, 4th नंबर के साइड जा रहे हैं, नियोजन के साइड, उन सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियोजन शब्द का जो प्रयोजन है नियोजन शब्द प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। क्योंकि नियोजन का अर्थ होता है, क्या होता है? नियुक्त करना होता है। नियोजन का अर्थ क्या होता है? नियुक्त करना होता है। और इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द है। ठीक है, अब यहीं पर बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की, जो कि यहाँ पर फटाफट अंदाज में देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 32 नंबर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ऋत का विलोम शब्द है। ठीक है ना, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा, वक्र हो जाएगा या सीधा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। जितने भी साथी यहाँ पर भाई आंसर दे रहे हैं, ऋतु का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो वक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4th के साइड चला जाएगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 4th के साइड चला जाएगा। यहाँ पर देखिए ऋतु का जो विलोम हो जाएगा वो वक्र होता है, यानी सीधा सरल ऋतु के समानार्थी शब्द भी इसके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ढाई, अढ़ाई, दूसरा, वह, नौकर या 26। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। देखिए, अढ़ाई जो क्या है, एक प्रकार का अपूर्ण बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है और कोई विशेषण नहीं है, 26। जल्दी से बता देंगे सभी साथी कि इनमें से विशेषण निर्देश अशुद्ध जो कौन सा इसमें हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह नौकर, यानी 4th नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी दे रहे हैं 4th नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया वह नौकर, यानी इनमें क्या है, कोई विशेषण नहीं है। ठीक है ना, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। विशेषण अशुद्ध निर्देश है। विशेषण ये अशुद्ध निर्देश है, वह सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, सर्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहते हैं कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? किस भेद का बोध होता है? फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे। देखिए, आप भला तो जग भला, ठीक है ना, आप भला तो जग भला वाक्य में क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। किसका? निजवाचक का। ऑप्शन नंबर 2 का साइड चला जाएगा। अब यहीं पर बात करते हैं कि निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो कर्ता का बोधक है। ठीक है ना, ये किसका बोधक होता है? कर्ता का बोधक होता है। क्लियर, कर्ता का बोधक होता है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। ये जो क्या करता है, परंतु क्या करता है, ये स्वयं जो है वो कर्ता का काम नहीं करता है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, सभी को पता है कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के 35 नंबर की। आंसर आपको दिख गया होगा 35 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, कड़ी, चील, संतान, सरसों। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। और साथियों ये पीडीएफ आपको विद आंसर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है हाईफाई स्टडी 94, यही आपको सर्च करना, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा हाईफाई स्टडी का, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके और आराम से आप पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कड़ी, चील, संतान, सरसों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है कि दिए गए विकल्प में क्या है, चारों शब्द यानी चील, कड़ी, सरसों
जो हैं ये 4 शब्दों में से चील, कड़ी, सरसों, संतान स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जो प्रश्न है वो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि चील उड़ गई, कढ़ी, सरसों, संतान ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि परंतु आयोग ने इसका उत्तर विकल्प डी संतान को माना है, क्योंकि संतान है, वो संतान है हमारी ना, तो वो पुल्लिंग भी हो सकती है और स्त्रीलिंग भी हो सकती है। तो इस वजह से, इसकी वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो 3rd नंबर हो जाएगा, संतान हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, संतान हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं 36 नंबर यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, 36 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? 36 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? रचनाओं का, इनकी जो हरिवंश राय बच्चन है, इनकी रचनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, इनकी रचनाओं का जो सही क्रम है वो पहली रचना इनकी मधुशाला है, फिर मधुबाला है, फिर मधुकलश है और फिर निशा निमंत्रण है। इस तरह से हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये हो जाएंगी इनकी क्या, इनकी रचनाएं जो कि सही क्रम में हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैंने आंसर में भी इंक्लूड कर दिया है। अब यहीं पर बात करते हैं कि मधुशाला जो है रचना इनकी, ये कब प्रकाशित हुई थी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो याद कर लीजिएगा आप लोग, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935 है, 1935 है। बात करते हैं यहाँ पर मधुबाला की, तो मधुबाला का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936, 1936 है। मधुकलश जो हमारी है उसकी जो रचना का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1937 है, यानी 35, 36, 37, 38 लगातार इन्होंने हर एक वर्ष एक प्रकाशन अपनी की, एक रचना को प्रकाशित किया। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं मधुकलश की, तो 1936 और निशा निमंत्रण के 1938, 1938 हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा सुमेलित कीजिए। भाई सुमेलित कीजिए, यहाँ पर सुमेलित ये करना है इनको, यानी 3 दिए गए, हिंदी साहित्य को किससे सुमेलित करना है, किस सन से सुमेलित करना है, काशी नगरी प्रचारी को किस से सुमेलित करना है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इसको किससे सम्मिलित करना है। ठीक है ना, बहुत आसान है दोस्तों इसको सुमेलित करना। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, सबसे पहले हमारी आ जाती है हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसको हम लोग सुमेलित करेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी के साथ 1910 हो जाएगा, यहाँ पर 1910 हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी जो है वो 1893 से इसको सुमेलित करेंगे। सेकंड को बी से करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, फर्स्ट के साइड चला जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3rd के साइड चला जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3rd के साइड चला जाएगा। उसके बाद उसको हम किससे कर देंगे, 1918 से कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी के साइड। अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा हमारा 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं केशवदास हैं, महादेवी वर्मा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार, सभी साथियों को भाई बताना, तुलसीदास के रचनाकार कौन है, केशवदास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जो तुलसीदास के जो रचनाकार थे वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। ठीक है, कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। और यह निराला द्वारा रचित लंबी कविता थी। किस प्रकार की कविता थी, बहुत ही ज्यादा लंबी कविता थी। इसे निराला कृत रचनाओं में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है। ये निराला, जो जितनी भी निराला ने अपनी रचनाएं की हैं उसमें ये सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है। निराला द्वारा जो अन्य रचित, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ और याद होना चाहिए कि निराला ने, मान लीजिए आपको ये याद है तुलसीदास इन्होंने किया था, लेकिन इसके अलावा भी तो 3 रचनाएं इनकी याद होनी चाहिए। क्यों, कौन कौन सी, देखिए, एक तो आपकी बेला हो गई, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य कांकली, उसके बाद अनामिका, उसके बाद एक और है शायद पारिमल, हाँ पारिमल से कुछ ऐसे करके है। ठीक है ना, परिमल हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी जो है निराला की वो है कुकुरमुत्ता, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बहुत बात पूछी जाती है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग किसकी है। और इनकी एक और रचना थी अणिमा करके थी, अणिमा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी हो जाएगी कुकुरमुत्ता। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, मन्नू भंडारी की है, प्रभा खितान की है, सुषम वेदी की है या उषा प्रियमवदा की है। तो भाई जल्दी से बता देंगे फटाफट अंदाज में सभी साथी 39 नंबर का। तो साथियों यहाँ पर जो 39 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं अन्य से अनन्या आत्मकथा जो की है वो है प्रभा खेतान की है।
ठीक है ना। प्रभा खेतान ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, प्रभा खेतान की है। और यह आत्मकथा जीवन के अनछुए पहलुओं को बेबाकी के साथ प्रकट करती हैं। ठीक है, अनछुए पहलुओं को ये बेबाकी के साथ प्रकट करती हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 2007 में ये प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2007 में, अन्य से अनन्या। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं फटाफट अंदाज में 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न हमारा जो दिया गया है, यानी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर का है, दादू का है, कबीर का है, रैदास का है या नानक का है? तो भाई प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये वाक्य, यह पंक्ति संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा, रैदास द्वारा रचित है। और रैदास द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। ये 40 पद किसमें संकलित है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास के रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। रैदास जी क्या थे? आकाश धर्मा गुरु के रामानंद के शिष्य थे। आकाश धर्मा गुरु रामानंद के शिष्य थे। ये प्रसिद्ध भक्त, ये प्रसिद्ध किसके भक्त थे? कृष्ण जी के भक्त थे। कृष्ण के भक्त कावित्री मीराबाई के गुरु माने जाते थे। जो कृष्ण के भक्त कावित्री मीराबाई की प्रमुख गुरु माने जाते थे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रैदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, देखिए इसको अगर आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, जितने भी मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो कि इस पीडीएफ में नहीं है, उसके एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको अगर आप नोट डाउन करते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे रैदास आ गया, ये भाई ये जो लाइन दी गई किसका वाक्य है, तो किसका ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य आपको पता है आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है। किसके साहिबा में संकलित? रैदास द्वारा 40 पद जो थे उसमें से ये लिया गया है। आदि गुरु, जिस 40 पद का जो नाम था वो आदि गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित है और वहाँ से ये लाइन उठाई गई है। और ये किसका वाक्य है आ जाता है? तो ये रैदास जी का वाक्य है। रैदास के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। और इनकी जो शिष्या थी वो कौन सी थी? ठीक है ना, किसके शिष्य थे? तो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। इसका तो राइट आंसर 3rd हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख ही गया तो 3rd ही हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हो जाएगा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या उभयवाच्य? तो फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या उभयवाच्य? तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई, फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे राम आम खाता है। चलिए भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत साथी हमारे आंसर दे रहे हैं भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई प्रयास अच्छा होना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है कि प्रयास अच्छा होना चाहिए, बस सब कुछ संभव है। ठीक है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये आप लोगों ने सुना ही हुआ ना। तो मन से कभी भी नहीं हारना चाहिए हमको। देखिए राम आम खाता है, इसमें क्या है? इसमें कृतवाच्य, जितने भी साथी इसमें दे रहे हैं कृतवाच्य, उन सभी का भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। सभी को पता है यार, आंसर तो सभी दे ही रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचनकर्ता के अनुसार हो, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, ये कृतवाच्य की परिभाषा हो गई। अब यहीं पर बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, 42 नंबर, जो कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? सभी साथियों को बताना है कि इस दोहे में जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार हो जाएगा। इस दोहे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा या उत्प्रेक्षा हो जाएगा? तो भाई देखिए यहाँ पर दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार है। दी गई पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल। यानी श्लेष अलंकार में एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से? मोती के लिए चमक बताई गई है, मनुष्य के लिए उसका सम्मान बताया गया, चूने के लिए उसका जल बताया गया है। यानी कि अगर मोती से उसकी चमक चली जाए, मनुष्य से उसका सम्मान चला जाए और चूने से अगर जल चला जाए तो सब बेकार हो जाएगा, चूना सूख जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न 43 नंबर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, 2019 में पूछा भी गया, 2019 का सेट ही चल रहा है तो 2019 में पूछा ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, चांद, अंगना, आंगना, अंक या फिर आंख। बहुत जबरदस्त भाई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अंगना शब्द का वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है ना, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंगना, लेकिन यहाँ पर क्या गया है, अंगना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा शब्द यहाँ पर बताना है आपको शुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध अंगना हमारा हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा, बाकी के नहीं शुद्ध होंगे। ठीक है ना, अंगना का अर्थ स्त्री होता है, अंगना का अर्थ स्त्री होता है। दिए गए शब्दों में क्या है कि जो यहाँ पर बाकी दिए गए अंगना, अंक, चांद और आंख, यानी चांद का जो हो जाएगा शुद्ध शब्द वो चांद, इस तरह से लिखा जाता है ना भाई, चांद ये चंद्रबिंदी होती है, चांद में इस तरह से एक बिंदी नहीं होती, चंद्रबिंदी होती है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा, बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे। आंख में भी क्या होता है, आंख में भी चंद्रबिंदी होती है, इस तरह से लिखा जाता है ना, आंख, आंख। उसके बाद यहाँ पर अंक, अंक क्या होता है, अंक नहीं होता है, अंक होता है, अंक में चंद्रबिंदु नहीं होती, अंक में अंक ऐसे लिखा जाता है, अंक। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखा गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। समनिधि, सन्निधि, सन्निधि या सनिधि, तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि दिए गए शब्दों में सन्निधि वर्तनी शब्द है, सन्निधि, बाकी के जो शेष हैं वर्तनी उसमें दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, कोई ना कोई त्रुटि जरूर है, बाकी में से सन्निधि हमारा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सन्निधि। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड की साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, बाकी के जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला दिया गया है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। 45 नंबर भाई, 45 नंबर फटाफट अंदाज में बता देंगे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, सफलता निर्भर करती है। चलिए भाई, वेरी गुड। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ के साइड चला जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ के साइड चला जाएगा। यहाँ पर क्या है कि समस्याओं के पहचान को निदान भी कहते हैं, समस्याओं की पहचान को क्या कहते हैं, निदान भी कहते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण के कारणों की पहचान करके उनके समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, जल्दी से बताना है सभी साथियों को भाई। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है। वाह भैया, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जा रहा है, थोड़ा सा सोच लीजिए अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद ही आंसर आप लोग देखिए। देन अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो हो सकता है क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। हालांकि 2 क्वेश्चन इस सेट में थे, मैंने देखा था 2 क्वेश्चन इस सेट में थे, अभी आएंगे आपके आगे के आपके सामने आएंगे वो दोनों सेटों में से। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको बताना है संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान। तो देखिए यहाँ पर घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में क्या है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक प्रयुक्त है, यानी कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त होती है। ठीक है ना, इसकी सूचना प्राप्त हो अधिकरण कारक कहलाता है। यानी हिंदी में मुख्यतः 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं और अधिकरण कारक का परसर्ग में एवं पर होता है, में एवं पर होता है। यानी कि यहाँ पर घोंसले में चिड़िया है, यानी में या फिर पर आ जाएगा, तब समझ लीजिएगा कि अधिकरण कारक है। यानी यहाँ पर में आ गया तो मतलब अधिकरण कारण ऑप्शन नंबर थर्ड के साइड चला जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर पैराग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है कि 47 से लेकर के 48 क्वेश्चन तक, 47 से लेकर के 48 नंबर क्वेश्चन तक सारे के सारे आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे आगे दिए गए आपको। सबसे पहले आपको पैराग्राफ ये पढ़ देना है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में
सीमित हो चुके हैं, आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता, ठीक है ना, आपको ये पूरा पढ़ लेना है, ठीक है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूरा पढ़ लेना है। क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का, इससे आपको अच्छे से क्वेश्चन ही बता देते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, या फिर आप ऐसे इस वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताया गया यहाँ पर पहला कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। आपको ये बताना है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर यह बताना है आपको कि संसार के जो सारे वाद हैं वो सीमित हैं, ठीक है ना, सीमित हैं। तो यहां पर बात यही आती है कि उपर्युक्त गद्यांश में क्या बताएगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे, हालांकि मैंने पढ़ा है, इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर संसार के सारे वाद क्या है, राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं, राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं, ये आप देख लीजिएगा। ओके, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन यहां पर बताया गया है 48 नंबर, बताया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, जनसेवा और अध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को, राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, या फिर ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो साथियों यहां पर बताया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला हो जाएगा, यहीं पर बताया गया कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, कनुप्रिया, ठीक है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं रागे राघव हैं, धर्मवीर भारती हैं, नागार्जुन हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं। तो ये भी यहाँ पर आता है आपका कि यहाँ पर अब अगला हमारा प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, इसमें से जाएगा कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो जरूर पढ़ा होगा, ठीक, क्योंकि रचनाएं सारी आप लोगों ने क्लास 10th में तो पढ़ी होंगी। तो धर्मवीर के रचनाकार, धर्मवीर इसके रचनाकार हैं। और धर्मवीर की अगर शेष और रचनाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, शेष और इनकी कृतियां हैं और रचनाएं हैं, जैसे ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का है, अंधा युग और 7 गीत वर्ष, देशांतर, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं, ठीक है, रचनाएं हैं। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए धर्म भारती की तो रचनाकार हमने देख ली, अब जो बाकी बच्चे उनकी भी तो हमें 2-4 देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए, ठीक है ना। तो रागे राघव सबसे पहले आते हैं हमारे, रागे राघव, इनके बारे में देख लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो आज्ञे खंडहर, मेधावी, आप लोगों ने पांचाली भी पढ़ा होगा, पत्थर, राह के दीप तो जरूर से जरूर ही पढ़ा होगा, राह के दीप मैंने खुद पढ़ा है, राह के दीप, रागे राघव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नागार्जुन की जो रचनाएं हैं, युगधारा, ठीक है ना, युगधारा, प्यासी परछाई, प्यासी पथराई आंखें पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तालाब की मछलियां भी पढ़ा होगा। उसके बाद खिचड़ी विलोप देखे हमने, ये भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। पुरानी जूतियों का कोरस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्ट बचते भगवती चरण वर्मा, इनकी भी रचनाएं कुछ आप लोग देख लेते हैं जो कि पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। मधुकर आप लोगों ने पढ़ा होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा। मधुकर इनकी जो एक रचना है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रेम संगीत, मानव और एक दिन तो जरूर से जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। कौन सी रचना आप लोगों ने पढ़ा है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा आप सभी साथी। आगे बात करते हैं यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न की। तो 50 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि लुप्त स्वर कौन सा है, ओम, ओम, ओम या ओम। अब मैं तो यहाँ पर सब मतलब स्वर तो मतलब उच्चारण जो मेरे मुख से निकला सारा ओम ही ओम निकल रहा, मतलब, ठीक है। तो ओम में क्या है, लुप्त स्वर है। इसमें कौन से, फर्स्ट में क्या है, इसमें लुप्त है भाई, लुप्त है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बाकी में क्या है, त्रुटि मोड है। ओम एक ऐसा है जिसमें लुप्त स्वर है, बाकी जो हैं ओम, योम, ओम, ये सब क्या है, बाकी में तो त्रुटिपूर्ण ही लग रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। खेत, त्रिकुटी, नाथ, प्रभु। तो भाई जल्दी से बता देंगे सभी साथी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड। चलिए भाई यहां पर देख लेते हैं कि खेत तद्भव शब्द है। खेत क्या है, तद्भव शब्द है। और
इसका तत्सम रूप क्षेत्र होता है। इसका जो तत्सम रूप होता है, खेत का जो तत्सम रूप होता है वो क्षेत्र होता है। शेष शब्द जो है प्रभु, नाथ और तिगुटी जो है वो तत्सम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? बिल्कुल सभी को पता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ खेत। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, धड़ाम, पतलून और औरत। लाश, धड़ाम, पतलून और औरत। तो देखिए भाई, यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा धड़ाम शब्द क्या है? देशज शब्द है। देशज शब्द इसमें धड़ाम, ठीक है ना, देशज मतलब अपने ही क्षेत्रीय भाषाओं से लिया गया है। ठीक है, धड़ाम से गिर पड़े, ठीक है ना, ये आप लोगों को सुना होगा ना। उसके बाद लाश तुर्की शब्द है और औरत अरबी शब्द है, और पतलून जो है वो अंग्रेजी शब्द है। पतलून, ठीक है ना, पतलून तो अंग्रेजी शब्द है, मतलब अंग्रेजों ने इसको प्रयोग किया था। और जो धड़ाम शब्द है ये देशज हो जाएगा, जो धड़ाम आपका ये देशज हो जाएगा। लाश जो है आपका तुर्की हो जाएगा, औरत जो है आपका ये अरबी हो जाएगा, और पतलून आपका अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए भाई, अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना या अधिक पाने की लालच करना। 53 नंबर भाई। तो देखिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अब छछूंदर है, ठीक है ना, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चलिए फटाफट, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। चलिए भाई, आगे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है 54 नंबर के ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऋग प्लस वेद, ऋ प्लस वेद, ऋग प्लस वेद या ऋग गवेद? ऋग प्लस गवेद। तो जल्दी से बता लेंगे सभी साथी भाई। देखिए, ऋग्वेद का जो इसका जो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऋग प्लस वेद। ऋग प्लस वेद ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है, इस वेद में यहाँ व्यंजन संधि है एक प्रकार की। यह क्या है? व्यंजन संधि है, संधि है। व्यंजन संधि के और अन्य उदाहरण जैसे ये हमारी क्या हो जाएगी? संधि विच्छेद तो हो ही जाएगी। तो यहाँ पर ये संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाएगी। और भी व्यंजन संधि के देख लेते हैं, जैसे आपका सदवाड़ी नाम सुना होगा। सदवाड़ी में सत प्लस वाणी, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा। और दिग्भ्रम, ये भी आपका संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद षड्यंत्र, ये भी आपकी क्या हो जाएगी साथियों? व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। आगे प्रश्न की बात करते हैं, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में समास कौन सा हो जाएगा? फटाफट अंदाज में सभी साथी बताएंगे। दिग् समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, या फिर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, या दिग् समास हो जाएगा। तो देखिए, आप बीती शब्द में जो समास हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि आप पर बीती इसका समास विग्रह है। धान्तव्य है कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है और क्या है? पूर्ण पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये होते हैं 6 भेद किसके? तत्पुरुष समास के। तो यहाँ पर आप बीते शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साइड चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, आगे आपको मैंने बताया था ना, एक और पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। यहाँ पर 56 से 57, यानी 2 ही क्वेश्चन आपको 56 एवं 57 का सही विकल्प आपको छांटना है। यहाँ पर आपको ये पूरी कहानी समझ लीजिए, जो आपको लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना, पद्यांश लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्न पे चलते हैं 56 नंबर पे। 1 मिनट अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें आप लोग देख लीजिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन भी इसमें आसान है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की और ही चलते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। इस पद्यांश में कौन सा रस है? बताना है आप सभी साथियों को कि इस पद्यांश में, जो ये पद्यांश आपके सामने दिया गया है, इस पद्यांश में क्या है? कौन सा रस है? आपको बताना है इस पद्यांश में कौन सा रस हो जाएगा भाई। बिल्कुल भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना, बहुत अच्छे भाई। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हो जाएगा कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका वात्सल्य रस, करुण रस, शांत रस या श्रृंगार रस, कौन सा रस इसमें से हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों देखेंगे हम लोग कि उक्त पद्यांश में जो ऊपर पद्यांश दिया गया है उसमें वात्सल्य रस है, ठीक है ना। इसमें क्या है? एक प्रकार का वात्सल्य रस है, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सलसा होता है, वत्सलसा होता है, वत्सलता होता है, ठीक है ना, वत्सलता होता है।
अथवा संतान विषयक रति, संतान विषयक रति होती है इसमें। और उक्त पंथ में क्या है, राम के बाल स्वरूप का वर्णन हुआ है। राम के वात्सल्य गुण है, ठीक है ना, वात्सल्य रस है, स्थायी भाव इसकी वत्सलता होती है। और इसमें क्या है कि राम के बाल रूप का स्वरूप का वर्णन किया गया है या वर्णन हुआ है। आगे बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न की, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ये उपरोक्त पद्य में किस कवि का है, उपरोक्त पद्य जो है वो किस कवि का है, फटाफट अंदाज में बताना है। तो उपरोक्त राम का, भाई राम, अगर राम के छोटे से रूप को देखिए या राम के बाल रूप को, बड़े रूप को ले लीजिए, कोई भी रूप ले लीजिए राम का, तो वो किसने इसका वर्णन किया है या किसका, इसके कवि कौन हो जाएंगे। तो इसके एक ही कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है ना, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। और यहाँ पर जो राम का बाल रूप है, ठीक है ना, राम का बाल रूप, यानी ये जो कविता ली गई है ये कहाँ से ली गई है, तो इसमें राम के बाल रूप का वर्णन है। और बाल रूप किसमें आता है, वो आता है बाल कांड से ली गई है। बाल कांड आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, तो बाल कांड में ही राम के बाल रूप का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 58 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से सा मूर्धन्य, चा कंठ्य, शा दंत्य, सा दंत्य, ये कुछ पच नहीं रही बात। और उसके बाद शा तालब्य, ठीक है, फटाफट अंदाज में बताएंगे भाई। तो देखिए शाह हमारी पच नहीं रही, मतलब शाह दांत का कोई प्रयोग ही नहीं, दंत से निकल ही नहीं रहा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साइड चलेगा साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं हम लोग दंत से, तो दंत से क्या निकलता है हमारा, दंत से ता वर्ग और ला और शा, ता वर्ग पूरा निकलता है और ला और शा ये निकलते किससे, दंत से निकलते हैं। उसके बाद बात करते हैं मूर्धन्य के कौन कौन से हो जाएंगे, तो मूर्धन्य में हो जाएगा री हो जाता है, टा वर्ग हो जाता है और रा और शा हो जाता है, ये आ जाते हैं मूर्धन्य में, ठीक है। उसके बाद तालब्य में क्या आता है, तालब्य में कौन कौन से आ जाते हैं, तो तालब्य में आपका छोटे ई बड़ी ई चा वर्ग आ जाता है, पूरा शा या आ जाता है। उसके बाद कंठ में छोटा बड़ा का वर्ग और हा और विसर्ग जितने में, तो ये सब आ जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो अशुद्ध है, ठीक है ना। हिंदी में ज्या का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, दो महाप्राण व्यंजकों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। उसके बाद विसर्ग कंठ्य वर्ण है या 6 संयुक्त व्यंजन है। वेरी गुड, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड भाई, सही है, सभी का लगभग यही जा रहा है। 59 नंबर भाई, 59 नंबर, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई, दो महाप्राण व्यंजकों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड के साइड। अगला और आज का लास्ट प्रश्न बनता है ये कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध हो जाएगा, कर्ता, पुल्लिंग, एक वचन या बहुवचन। तो मेरे लड़के ने, ठीक है ना, मेरे लड़के ने, मेरे लड़के की यहाँ पर बात हो रही है भाई, मेरे लड़के की बात हो रही है, बिल्कुल। देखिए मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त है, अतः बहुवचन इस संबंध में अशुद्ध कथन है, ठीक है ना, अशुद्ध कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके साइड चला जाएगा, किसके साइड चला जाएगा साथियों, बिल्कुल भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी को पता है यार लगभग, तभी एक वचन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, एक मिनट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर किसके, फोर्थ के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बहुवचन के साइड चला जाएगा, बहुवचन इस संबंध में अशुद्ध कथन है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आप सभी के, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है तो अशुद्ध हमारा हो जाएगा बहुवचन और सही हमारा एक वचन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के थे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज का 30 क्वेश्चंस, जो आपको आशा करते पसंद आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना, क्योंकि आपको पता है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ तो तैयारी हो जाएगा, आपको पता तो चल जाएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट में, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।